वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा था कि फॉरेस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, रेमेडीज क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। जिसने नहीं देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, या फटाफट से जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के सेकंड हाफ के साथ जिसका पार्ट है वाइल्ड लाइफ। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया। हमारे इंडिया के हर जगह पर अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है और अलग अलग फिजियोग्राफी भी देखने को मिलता है। क्लाइमेट यानी कि कहीं पर ठंडी कहीं पर गर्मी कंटिन्यूस रीजन में देखने को मिलती है, वो होता है क्लाइमेट। और फिजियोग्राफी यानी कि हर जगह का लैंडफॉर्म अलग अलग होता है। Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insect, bird, animal and vegetation. और ये क्लाइमेट और फिजियोग्राफी की वजह से हमारे यहाँ पे अनेक तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, इंसेक्ट के अंदर, बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वेजिटेशन के अंदर। कैसे? तो आप देखिए कि वेजिटेशन होता है तो कहीं पर नॉर्थ इंडिया में सपोज एप्पल है तो वो ज्यादा ग्रो होता है, वहीं पर अगर साउथ इंडिया में तो है तो एप्पल उगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का फिजियोग्राफी उसके लिए फेवरेबल है। सेम अगर हम बात करते हैं बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इंडिया के वही पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन है तो वो गुजरात के गिर के अलावा आपको और कहीं देखने ही नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां की फिजियोग्राफी उनके लिए सूटेबल है, इसलिए वो वहां पर क्या करते हैं, रह पाते हैं। तो वैसे ही इंडिया की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट वगैरह सर्वाइव करते हैं। देयर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर टोटल 15 लाख 15 लाख स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे बर्ड्स और एनिमल्स के अंदर। स्पीसीज क्या होते हैं? अलग अलग कैटेगरी हम बोलते हैं ना, जैसे स्नेक हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ऐसे अलग अलग 15 लाख स्पीसीज पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ दिस 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। और ये 15 लाख स्पीसीज में से 81,251 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, जो इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया में 12th नंबर पर रैंक करते हैं। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि एशियाटिक एनिमल्स, अफ्रीकन एनिमल्स और यूरोपियन एनिमल्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट एंड गिब्बोन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीकन जिराफ देखने को मिलेंगे, यूरोपियन वुल्फ देखने को मिलेंगे, वाइल्ड गोट देखने को मिलेगी, कश्मीरी डियर देखने को मिलेंगे, एलिफेंट एंड गिब्बोन्स, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया के होते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे एनिमल्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर। ठीक है, अब हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर वैसे तो 81,251 स्पीसीज देखने को मिलते हैं, बट उसमें से कुछ बताए गए जैसे ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक, पिकॉक, गोरड जिसको बस्टर्ड बोलते हैं, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंगो एक्सेट्रा, ऐसे अनेक स्पीसीज हमारे यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। द स्नो लेपर्ड इन हिमाचल एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। हमारे यहाँ पर रेड पांडा भी आपको देखने को मिलेंगे और क्या देखने को मिलेंगे? स्नो लेपर्ड भी हमारे यहाँ पर सेम हाई एल्टीट्यूड पर देखने को मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड कैसे? जैसे हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है, स्नो लेपर्ड है तो वो स्नो में देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो हिमालयन रेंज है वहां पर आपको रेड पांडा और स्नो लेपर्ड जैसे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural adobs. नेचुरल एडॉप्ट क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। अभी पूरी दुनिया में इकलौता इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके यहाँ पर लायन और टाइगर नेचुरली घूमते हैं। नेचुरल यानी कि जंगल में। बाकी सारी कंट्री में कैसे है कि उनको प्रिजर्व किया हुआ है कि भाई कोई एक जू में रखा गया है, एक पर्टिकुलर जगह पर उनको बचा के रखा गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर लायन और टाइगर आज भी जंगलों के अंदर खुले शिकार करते हुए, खुले उनके जो एक घर है, जो उनका जंगल मेन है, वो वहीं पर देखने को आपको मिलते हैं। During winter, migratory birds from distant plains through into the watershed areas of Kaladev National Park, भरतपुर, राजस्थान एंड नल सरोवर इन गुजरात स्पेंड विंटर। हमारे यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। आपको पता ही होगा कि गुजरात के अंदर विंटर्स वगैरह के अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, नॉट इन गुजरात
बट ऑल ओवर द इंडिया में जैसे केलोदेव नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, भरतपुर राजस्थान में देखने को मिलेंगे, हमारे यहाँ पे नल सरोवर गुजरात में देखने को मिलेगा, थौल में देखने को मिलेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि कोई दूसरी कंट्री के बर्ड्स उड़ते उड़ते यहाँ पर आते हैं विंटर बनाने के लिए, यानी विंटर स्पेंड करने के लिए। ये सारी जगह पर आपको राजस्थान का अपने सांभार लेक सुना होगा, वहां पर आपको फ्लेमिंगोज और ये सारे बाहर के देश के देखने को मिलेंगे। ये सब जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर स्पेंड करने यहाँ पर आते हैं। सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा के अंदर सी टर्टल तो होते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो कछुए रहते हैं वो अपने अंडे देने आज भी ओडिशा के सी कोस्ट पर आते हैं। इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट। हमारे यहाँ पर इंडियन पाइथन, अलग अलग टाइप के स्नेक्स यानी कि सांप, किंग कोबरा, ऐसे सारे सांप हमारे यहाँ पर आज भी साउथर्न यानी कि साउथ के हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब तो हमने डेवलप किया, बट इंडिया इन अ टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वी हैव गॉट समथिंग इन अ ह्यूज प्लेस, यानी कि हमने उसके अंदर भी कुछ अचीव किया हुआ है कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज है जिसको संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो भी एक हमारा नेशनल प्राइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, यानी कि धीरे धीरे ये वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है चकली, स्पैरो। पहले स्पैरो इतनी देखने को मिलती है, अभी स्पैरो बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से, हमारे हार्मफुल एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं वो जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरा पूरा क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। Today many wild animals in the world are on the verge of extinction। इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में जैसे बहुत सारे एनिमल है जो वर्ज ऑन एक्सटेंशन, यानी कि पूरी दुनिया में उनकी एक या दो ही एनिमल वो बचे हैं, बाकी उनका पूरा जो एक एनिमल की स्पीसीज है वो खत्म हो चुकी है। टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। पहले हमारे लास्ट सेंचुरी की अगर बात करें तो लास्ट सेंचुरी में इंडिया के अंदर टाइगर बहुत देखने को मिलते थे, बट अभी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर टाइगर बहुत कम देखने को मिलते हैं। टाइगर वेर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दंता। ठीक है, हमारे गुजरात के ईडर अंबाजी तक टाइगर देखने को मिलते थे, अभी गुजरात के अंदर से टाइगर बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। टुडेस टाइगर आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरिया। और जैसा मैंने बोला कि गुजरात के फॉरेस्ट एरिया में से आज टाइगर टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं। गुजरात के अंदर टाइगर देखने को मिलते नहीं है। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। धीरे धीरे इंडियन फॉरेस्ट में से चीता भी एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, यानी कि चीता भी आपको जल्दी देखने को मिलता नहीं है। मेनी बर्ड स्पीसीज व्हिच आर वेरी इजीली सीन इन इंडिया फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। ऐसे बहुत सारे पंछी, बर्ड्स है जो इंडियन फॉरेस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलते थे, बट वक्त के साथ अभी इंडियन फॉरेस्ट के अंदर वो बर्ड्स बिल्कुल भी देखने को मिलते नहीं है। सम ऑफ देम लाइक वल्चर, डक विद पिंक थ्रोट, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे कुछ बर्ड्स की बात करता है, जैसे वल्चर हो गया, ठीक है, वल्चर एक वन ऑफ द क्लीनिनेस एनिमल में आता है, ठीक है, वो बर्ड्स है जो क्लीन करने के लिए काम में आता है। डक विद पिंक थ्रोट यानी डक, बट कैसा, जिसका थ्रोट जो होता है यानी कि गला जो होता है वो पिंक कलर का होता है। क्रेन्स हो गए, आउल्स हो गए, ये सारे ऐसे बर्ड्स है जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट में से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। चिलोत्रो बर्ड वंस विस्पर्ड इन अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सीन सो इजीली। चिलोत्रो करके एक बर्ड है जो अरुणाचल प्रदेश और हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता था, आज वो बर्ड बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। There is a danger of survival to the alligators of the fresh water of rivers and Ganga rivers dolphin। हमारे यहाँ पर एलिगेटर्स जो होते थे, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में डिफरेंस होता है। एलिगेटर्स हमेशा फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, यानी कि स्वच्छ पानी के अंदर देखने को मिलते थे, वो अभी देखने को नहीं मिलते। पहले हमारी गंगा नदी के अंदर डॉल्फिन्स देखने को मिलती थी, अभी वो भी हमको देखने को मिलती नहीं है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। हमने जो पहले सी टर्टल की बात की, वो सी टर्टल पहले जो उड़ीसा और गुजरात की कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र किनारे पर आते थे, वो अभी धीरे धीरे बहुत ही कम होने देखने को मिलता है, यानी पहले 100 आते थे तो अभी 50 या 40 ही आते हैं। वाटरफाउल, ठीक है, जिसको जल बिलाड़ी बोलते हैं, वंस फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जल बिलाड़ी जो थी वो पहले कहां देखने को मिलती थी, तापी, माही, साबरमती नदी के अंदर देखने को मिलती थी, नर्मदा नदी के अंदर देखने को मिलती थी, जो अभी ये नदियों के अंदर जल बिलाड़ी देखने को मिलती नहीं है। अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। और वक्त आ चुका है कि हम अभी इसके बारे में अच्छे से सोचे, ध्यान से सोचे कि कैसे हम इन वाइल्ड लाइफ को बचाएं। आपको क्या लगता है कि ये वापस मैं वही रिपीट करूंगा कि ये आपको क्यों सिलेबस में बताया गया है, इसलिए कि आप इसको लिख के 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लाए। ऑब्वियसली आप लाएंगे, आप डिजर्व करते हो 4 मार्क्स, बट बेसिकली ये आपको बताया जाता है कि आप उस चीज को समझे, आप वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयर रहे कि हमारी वाइल्ड लाइफ
कितनी है? 15 लाख स्पीसीज है दुनिया में, जिसमें से इंडिया में 81,251 स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, अनेक चीज ऐसी है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एज अ सिटीजन आपको उन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए योगदान देना होता है। हम भी देते हैं, आप भी देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है, उसको फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आती है। दैट्स द रीजन कि ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये था बेसिकली वाइल्ड लाइफ का इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम वापस रिपीट करेंगे कि 15 लाख स्पीसीज दुनिया में देखने को मिलती है, उसमें से 81,251 स्पीसीज इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्पीसीज है जो और कहीं देखने को नहीं मिलते। इंडिया में बेसिकली एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, बाहर के देश से यहाँ पर विंटर स्पेंड करने आते हैं। उसके अलावा अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट की, कि हमारे यहाँ पर बहुत ही तेजी से कुछ एनिमल्स है या कुछ बर्ड्स है जो पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे टाइगर जो गुजरात में देखने को मिलते थे, अब नहीं देखने को मिलते हैं। जल बिलाड़ी जो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती रिवर में देखने को मिलती थी, अब नहीं देखने को मिलती है। चिलोत्रो बर्ड जो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता था, अब देखने को नहीं मिलता है। ऐसे अनेकों एनिमल्स है, अनेकों बर्ड्स है जो पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्यों ये वाइल्ड लाइफ खत्म होता जा रहा है, क्यों ये वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है? ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेयर्स इन ग्रासलैंड एंड इन watershed area of the forest, the natural habitat of the wildlife is put in danger. पहला और आखिरी रीजन वही है, इंसान जब इंटरफेयर करने लगा, फॉरेस्ट एरियाज के अंदर इंटरफेयर करने लगा, फॉरेस्ट के जो वाटरशेड एरिया थे यानी कि जो लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं, उन सब में इंटरफेयर करने लगा। जब इंसान बेसिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने लगा, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डेंजर की सिचुएशन में आ गया। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, यानी कि जंगल को बहुत तेजी से काटना। जंगल काटने की वजह से घर चले जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के घर चले जाते हैं। अब घर जाने के बाद वो क्या करेंगे बेचारे? ठीक है, अगर इतना बड़ा जंगल है, जंगल काट दिया तो वो क्या करेंगे? हमारे अर्बन एरियाज में आएंगे, सिटीज वगैरह में आएंगे, गांव वगैरह में आएंगे, तो वहां पर क्या किया जाता है? उनको मार दिया जाता है या फिर उनको जू में डाल देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के जो नंबर्स है वो कम हो गए। थर्ड है, हंटिंग द एनिमल्स ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स और नेल्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। हंटिंग, शिकार करना, एनिमल्स का शिकार करना। शिकार क्यों करना? तो शिकार क्यों ऐसे करना? उनकी स्किन्स लेना, ठीक है, उनकी स्किन, उनके बाल, उनके नाखून, उनकी हड्डियां, ये सारी चीजों की वजह से क्या किया जाता है? हंटिंग किया जाता है। उनकी ये चीज के लिए हम उनको मार देते हैं। ठीक है, इंसान ही मारता है। ठीक है, आपको पता होगा एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। शेर वगैरह की चमड़ी, लेदर की चीजें बनाने के लिए, अनेकों चीज बनाने के लिए क्या करता है इंसान? उनका हंट करता है, शिकार करता है। अभी तो जो कि बहुत हद तक कम हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, बट पहले के टाइम पर हंटिंग लोग शौक के लिए भी करते थे। राजा महाराजा लोग शौक के लिए शिकार करने भी जाते थे। The over-exploitation of forest made by man for his greedy motives such as roads, multi-purpose project, mining minerals, expansion of new settlements और cities etc. displace the wild animal। ठीक है, और वापिस वही इंसान के लालच के उसको डेवलपमेंट करना है, सिटीज बनानी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रोड बनाने हैं, अनेकों ऐसी चीज करनी है। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं? जंगल का खत्म करते हैं, वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, रोड है, शॉर्टकट नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा लंबा रोड है तो नहीं, हम जंगल के बीच में से रोड बना देंगे। जंगल के बीच में से रोड बनाओगे तो एनिमल्स तो वहां पर आएंगे ही ऑब्वियसली। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगल खत्म हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। Fifth, foreign lands are being encouraged for grass, fuel or for grazing. The forest fire erodes many species. When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. ठीक है, फिर आता है फ्यूल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए भी फॉरेस्ट को क्या किया जाता है? तबाह किया जाता है। ठीक है, ग्रेजिंग एक्टिविटी बहुत होती है कि घास खाने के लिए आते हैं जो एनिमल्स लेके आते हैं, तो सारे घास खत्म हो जाते हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक चीज, फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग लगने की वजह से जंगल तो डैमेज होता ही है, महीनों महीनों तक फॉरेस्ट फायर नहीं खत्म हो गया। आपने रिसेंट में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी थोड़े टाइम पहले, 6-6 महीने तक फॉरेस्ट फायर चलती है, जिसकी वजह से बाहर रहने वाले एनिमल्स खत्म हो जाते हैं। जो छोटे बेबी एनिमल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो अभी एग्स में होते हैं, जो अभी तक एनिमल्स का जन्म भी नहीं हुआ है, वो खत्म हो जाता है। एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाता है। सिक्स्थ है, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मेनी एनिमल्स विद
out any adopt come into conflict with men and sometimes even lost their lives. उनकी नेचुरल हैबिट ही खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि किसी को भी घर से हटा दोगे आप कि भाई नहीं आपको आपके घर में रहना ही नहीं, आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? कहीं और जाओगे, वहां पर आपको लोग कोई रखेगा नहीं रखेगा। वैसे एनिमल्स का घर आपने छीन लिया, फिर वो आपके पास आए, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो वो कंफ्लिक्ट होने की वजह से इंसान क्या करता है, उन पर अटैक करता है, और बेचारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जान चली जाती है, और यही रीजन है कि वाइल्ड लाइफ खत्म होता जा रहा है। Seventh, hunting to procure biomedicines or things which make perfume also bring the species on the verge of extinction. ठीक है, एनिमल्स की हंटिंग करने का रीजन है परफ्यूम बनाना, ठीक है, मेडिसिन बनाना। बहुत सारी हमारी मेडिसिन ऐसी होती है, हमारे इंसान की मेडिसिन ऐसी है तो जो एनिमल्स के स्किन में से या उन में से कहीं ना कहीं बनती है परफ्यूम्स बनाने के लिए। ये सारी चीज के लिए हम एनिमल्स को हंट करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है। उसके बाद मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अभी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है, इट्स नेसेसरी टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड परसेप्शंस टुवर्ड द फॉरेस्ट. We considered it as a source of unlimited income, which is a mistake. It must be presented only then the natural habitats for wildlife come to be saved. हमारा सोच बदलने की जरूरत है, हमारा एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। हमको ऐसा है कि फॉरेस्ट में से तो हमको मिल ही जाएगा ना सब कुछ, अनलिमिटेड इनकम बना दी हमने उसको, बट ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेड है। जब एक चीज खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब तक हम उसको केयर करेंगे वो हमारी केयर करेगा, जब हम केयर करना छोड़ देंगे वो भी हमारी केयर करना छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए दुनिया में इतने सारे नेचुरल क्लेमिटीज होती है, क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज की केयर ही नहीं की, ठीक है। नॉट ओनली हम इंडिया की बात ही नहीं कर रहे, इट्स वर्ल्ड प्रॉब्लम, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। पूरा ग्लोब क्या करता है कि फॉरेस्ट इनको एज ए रिसोर्स यूज करता है कि यहाँ से तुमको फ्री में मिल रहा है, लेते जाओ लेते जाओ, बट वी नीड टू केयर अबाउट इट, ठीक है। कि वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, जो हम एक प्रिजर्व करने की चीज है, एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत सारी चीज दे रहा है, तो हम भी उनका ध्यान रखें। सेकंड आता है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हार्बीवोरस एंड द कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट. For these steps like maintaining the water sources in the forest and restriction of grazing of domestic animals should be taken. कार्निवोरस और हार्बीवोरस के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। हार्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? घास वगैरह खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस क्या खाते हैं? हार्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है। अब ग्रेजिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हार्बीवोरस को फॉरेस्ट के अंदर खाना मिलेगा ही नहीं, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हार्बीवोरस का नंबर खत्म होते जाएंगे तो कार्निवोरस को खाना नहीं मिलेगा, वो भी मर जाएंगे। यानी इट्स एन इकोसिस्टम होता है कि हार्बीवोरस वो घास वगैरह खाएंगे, कार्निवोरस हार्बीवोरस को खाएंगे, ये एक चेन बनी हुई है, तो इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है, वरना कोई भी एक मिसिंग हो जाता है तो पूरी की पूरी चेन खत्म होने लग जाती है। उसके अलावा पानी के सोर्स होने चाहिए, जंगल के अंदर पानी होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। ग्रेजिंग एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि आप बाहर से आके ग्रेजिंग ना करवाए, वो उनके लिए है तो वो उनके लिए ही होना चाहिए। पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग. दिस लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली. हेवी पनिशमेंट शुड बी inflicted for illegal mining in forest area and fine should be imposed. ठीक है, शिकार के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग चीज ना करे। उसके अलावा कि जो इलीगल माइनिंग करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रिसोर्सेज ढूंढते हैं या बिना परमिशन के वो सारी चीजें करते हैं, उन पर भी स्ट्रिक्ट बैन लग जाना चाहिए, एक हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग डरे, वो चीज करे नहीं। For that, it's necessary to make such arrangements which would not disturb the animals during their प्रोक्रिएटिव पीरियड, ठीक है। जब एनिमल का रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वहां पर उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी इंडिया में सफारीज होती है, ठीक है, जब गीर सफारी होती है, जवाई सफारीज होती है, काजीरंगा में सफारी होती है, ऐसे अलग अलग जगह पर सफारीज होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड आता है ना, जब उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है एनिमल्स का, उस टाइम पर वो सफारीज बंद की जाती है। क्यों बंद की जाती है? ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर पाए, ठीक है, एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, एज अ ह्यूमन हम कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए ये सारी चीजें स्टेप्स उठाए जाते हैं। क्यों उठाया जाता है? क्योंकि जैसे वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, ये नंबर्स इंक्रीज होंगे तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, तो ये सारे स्टेप्स भी उठाने चाहिए। Fifth, a study should be made about the likely effect of fisheries, forest gathering or tourism. The forest and steps should be taken accordingly. ठीक है, सारी चीज पता होनी चाहिए कि फॉरेस्ट में से कौन कितने रॉ मटेरियल्स लेके जा रहा है, कौन से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं,
फिशरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कैटल रेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, टूरिज्म आ रहा है तो कितना आ रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज की एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद अकॉर्डिंगली अलग अलग प्लान्स बनाने चाहिए, स्टेप्स बनाने चाहिए, लॉस बनाने चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों ही हमारे लिए बचे रहेंगे और आगे हमको और भी चीज में हेल्प करते रहेंगे। नेक्स्ट मेजर है प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन दिस सोसाइटी। ठीक है, दूसरा वही कि प्रोग्राम होने चाहिए, अलग अलग तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे वाइल्ड लाइफ हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। तो ये सारे अवेयरनेस होंगे तो लोग क्या होंगे, ज्यादा जागरूक होंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। लास्ट है, इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स शुड बी इनएक्टिव देन प्रेशर शुड बी बॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, लास्ट ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो टीम होती है जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, वो अगर इनएक्टिव है यानी कि वो ध्यान नहीं दे रहे तो उनके ऊपर बर्डन आना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर आना चाहिए, उनको अपना काम समझना चाहिए और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रायोरिटी पर लेके जानी चाहिए कि वो ये सारी चीजों पर ध्यान दे। तो वो ध्यान देंगे, वो लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी तो पूरी वाइल्ड लाइफ एक अच्छी वापस हो सकती है। तो ये था बेसिकली कि वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना चाहिए, कैसे उसको प्रिवेंट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की है। कैसी है वो? Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to extinct in near future. हमारे यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट थे ये किसके लिए लॉन्च किए गए थे? ऐसे एनिमल्स के लिए जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, या जो एकदम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वर्जन एक्सटिंक्ट है कि अभी फ्यूचर में थोड़े टाइम बाद ये एनिमल्स खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए, या वो स्पीसीज के लिए जो स्पीसीज अभी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, इनएक्टिव दिख रही है, फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल ही दिख ही नहीं रही है, लुप्त हो चुकी है। तो इन सबको बचाने के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स इन ब्रीफ। अभी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ब्रीफ में देखेंगे। फर्स्ट है टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? As per one estimate, there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि इंडिया के अंदर 20th सेंचुरी के शुरुआत में यानी 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इंडिया के अंदर 40,000 से ज्यादा टाइगर देखने को मिले थे। मोर देन 40,000 टाइगर्स हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन देयर वाज अ बिग डेंजर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर। बट उस टाइम पर हंटिंग का चलना, ठीक है, इलीगल हंटिंग करना, बहुत ज्यादा हंटिंग होना, डिफॉरेस्टेशन होना, ये सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं टाइगर को प्रॉब्लम होने लगी, टाइगर के लिविंग में प्रॉब्लम होने लगी, उनकी जो नेचुरल हैबिट थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होने लगी, जिसकी वजह से टाइगर्स के नंबर में डिक्रीमेंट देखने को मिला। इन सच सर्कमस्टेंस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर chose started in 1971। ठीक है, और यही सारे सर्कमस्टेंस को देखते हुए टाइगर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कौन से ईयर में? 1971 के अंदर। अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स आर टेकन टू कीप देयर नेचुरल हैबिट प्रोटेक्टेड एंड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये प्रोजेक्ट के अंदर उन लोगों ने ये तय किया कि हम लोग टाइगर की जो हैबिट है यानी कि टाइगर जिस एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, रहते हैं, वो हम लोग वापस क्रिएट करेंगे, उनसे उनका हैबिट छीनेंगे नहीं और एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखेंगे। यानी कि जो चीज उनकी एक फूड चेन होती है, जो चीज उनकी एक लिविंग चेन होती है, वो चीज हम लोग मेंटेन करेंगे। टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन 44 रीजन्स। और अभी तक टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया के 44 रीजन्स के अंदर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर टाइगर के नंबर्स में इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। सेकेंड है एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी कि हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1992। एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर। Its main objective was to provide the elephant protection in their natural habitat and to protect their migratory corridors। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एलिफेंट को बचाने के लिए 1992 में। एलिफेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एलिफेंट, एक होता है डोमेस्टिक एलिफेंट। डोमेस्टिक एलिफेंट जो हम लोग हमारे यहाँ पर देखते हैं, कभी कभी हमको दिखते हैं कि एलिफेंट्स आ रहे हैं, बच्चे खुश होते हैं, वो एलिफेंट डोमेस्टिक होते हैं। वाइल्ड एलिफेंट होते हैं जो जंगली हाथी होती है, ठीक है, उनको बचाने के लिए, और दोनों डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों एलिफेंट को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिट है, जहां पर एलिफेंट रहना पसंद करते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, वो उनको मिलना चाहिए नेचुरल हैबिट और माइग्रेटरी कॉरिडोर्स के। भाई एलिफेंट को बहुत ज्यादा माइग्रेट किया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। टुडे दीज आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर एलिफेंट इन दी फॉरेस्ट।
अभी इंडिया में तकरीबन 26 ऐसे जोन्स है जहां पर एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देयर हैज बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिफेंट इन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 1992 में लॉन्च करने के बाद हमको फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट के नंबर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके नंबर्स के अंदर हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बिसाइड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क फॉर डोमेस्टिक एलिफेंट, और जैसा कि मैंने बताया ये प्रोजेक्ट डोमेस्टिक एलिफेंट के लिए भी, ताकि डोमेस्टिक एलिफेंट को बचाया जाए, उनको सारी फैसिलिटीज मिले, उनको सारी सुविधाएं मिले, ये सारी चीजों के लिए। थर्ड आता है राइनो प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वन हॉर्न राइनो इंडिया के अंदर, आपको पता हो तो हमारे पास वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाला राइनो, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन आसाम स्टेट। हमारे यहाँ पर इंडिया में मेजोरिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनो जो है वो आसाम स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देयर वाज आल्सो फाउंड इन लेस नंबर ऑफ इन सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल। कुछ मतलब आप समझिएगा 100 में से 95% जो राइनोज है वो आपको आसाम में देखने को मिलेंगे, तो अराउंड 5-10% आपको जो राइनोज हो वो वेस्ट बंगाल के सुंदरवन के जंगलों में भी देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी ऑफ राइनो विजन 2020, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ राइनोज इज टारगेटेड एट 3000, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया राइनो विजन 2020 के साथ, तो ये टारगेट किया गया कि हम लोग राइनो के जो नंबर्स है वो तकरीबन 3000 राइनोस तक लेके जाएंगे, यानी कि टारगेट प्रोजेक्टेड नंबर्स थे कि हम राइनो को 3000 नंबर तक राइनोस को इंक्रीज करेंगे। फोर्थ आता है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। This species of alligators which are found in fresh water was one of the verge of extinction in the decade of 1970. क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था एलिगेटर्स के उन स्पीसीज के लिए जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एलिगेटर्स जो थे वो 1970 के डिकेड में, डिकेड यानी क्या होता है 10 साल का पीरियड, ठीक है। तो 1970 वाले डिकेड के अंदर ये जो एलिगेटर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा खत्म होने की तादाद पर थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूक टाइमली स्टेप्स टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, और यही नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया उनको बचाने के लिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं कि टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है, क्रोकोडाइल है, हर एक जो चीज है, जो स्पीसीज हमारे यहाँ पर खत्म होती जा रही है, जो वर्जन एक्सटिंक्शन है, उनको क्या किया जाए, बचाया जाए, उनको इंकरेज किया जाए, नेचुरल हैबिट उनकी सुधारी जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके नंबर्स इंक्रीज होंगे और इंडिया की वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वल्चर प्रोजेक्ट। वल्चर इज द क्लीनिनेस वर्कर ऑफ द नेचर, इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स। वल्चर जो है उसको नेचर का क्लीनिनेस वर्कर भी बोला जाता है, बिकॉज जो एनिमल्स की डेड हो जाती है, ठीक है, जो मर जाते हैं एनिमल्स, तो उनका जो मीट होता है वो वल्चर ईट यानी कि खाता है। देयर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया। हमारे यहाँ पर इंडिया में वल्चर के तकरीबन 9 सब स्पीसीज देखने को मिलते हैं। स्पीसीज क्या होता है कि कैटेगरी, ठीक है, एक कैटेगरी जैसे वल्चर हो गया। सब स्पीसीज क्या होता है, वल्चर के अंदर ही दूसरे सब स्पीसीज, जैसे कि आप समझिए कि कास्ट होती है, कास्ट के अंदर कैसा सब कास्ट होती है, वैसे ही यहाँ पर स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज देखने को मिलता है। तो इंडिया के अंदर वल्चर के टोटल 9 सब स्पीसीज देखने को मिलता है। ड्यू टू अनयूजुअल डिक्रीज इन इट्स नंबर, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2004। अचानक से ही वल्चर के नंबर्स में कमी देखने को मिली, डिक्रीजिंग नंबर देखने को मिले, जिसकी वजह से 2004 के अंदर वल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। लास्ट है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। This species, which is found at the altitude of about 3000 meters in Himalayas, lives in snow only, ठीक है। स्नो लेपर्ड जो है वो बेसिकली नाम में ही है कि जो लेपर्ड स्नो में देखने को मिलता है। तकरीबन 3000 हाइट एल्टीट्यूड पर जो स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, उनकी यहाँ पर बात चल रही है। This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? पहली बात तो ये स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट है वो 2000 ईयर के अंदर शुरू किया गया था। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था कि लोकल को पता चले कि ये स्नो लेपर्ड एक एनिमल है, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि लोग डरने लगते हैं कि ये एकदम से कोई जानवर आ गया, ठीक है, और लोग उसको हंट करना शुरू करते हैं, यानी कि मारना शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली शुरू किया गया था कि वहाँ के लोकल को पता चले कि ये स्नो लेपर्ड करके एक एनिमल है जिसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उन पर कोई भी हमला करना नहीं है। Besides this, other projects which are operational including Kashmiri Hangut project, Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin project on Ganga Brahmaputra river, etc.
और ये इनके अलावा भी अनेकों प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट हुआ था, रेड पांडा प्रोजेक्ट हुआ था, मणिपुर तमिल के जो स्पेशल डियर की स्पीसीज है उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स में जो डॉल्फिन देखने को मिलती थी उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बेसिकली ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे कि वो पर्टिकुलर एनिमल और उसकी स्पीसीज को हम लोग बचा सके। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स। They are established for the protection of wildlife. All these three words sound like synonyms, but there is some difference. Let us familiar with them. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंचुरी, बायो रिजर्व्स और नेशनल पार्क के बारे में। तीनों सुनने में सिनोनियम्स लगते हैं कि तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, बट इनके तीनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले है सेंचुरी, ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद सर्टेन लिमिट्स। सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जैसे कि ग्रेजिंग करवाना या कुछ कलेक्ट करनी चीजें, ये सारी चीजें ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान वहां पर एक्टिविटी कर सकता है, ये चीज अलाउ होती है परमिशन लेने के बाद। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। परमिशन लेने के बाद, वहां के अथॉरिटी की परमिशन लेने के बाद आप अपने जो लोकल जो गाय या फिर भैंस या फिर बकरी वगैरह होते हैं जहां पर आप ग्रेजिंग करवाने यानी कि चराने आप लेके जा सकते हो। Wildlife sanctuaries established for the protection of some species. The sanctuary can be established by the government after certain process. सेंचुरी इसलिए बनाई जाती है कि पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए, कि ये सेंचुरी के अंदर ये स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से सेंचुरी डेवलप्ड होती है, गवर्नमेंट ही इसको बनाती है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस करने के बाद गवर्नमेंट सेंचुरी एस्टैब्लिश करती है। पेरियार, चंद्रप्रभा, इत्रुग्रम एक्सेट्रा आर फेमस सेंचुरी। ठीक है, पेरियार हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, ये सारे जो सेंचुरीज है वो कहीं ना कहीं इंडिया की फेमस सेंचुरीज के अंदर आती है। सेकंड आता है नेशनल पार्क। कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। अगर सेंचुरी से आप कंपेयर करते हो तो नेशनल पार्क जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड जोन होता है, सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्टेड जोन होता है। मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर। यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम को संभाला जाता है। इकोसिस्टम यानी क्या होता है कि एक पूरा एक फूड चेन से लेके उनका नेचुरल हैबिट सारी चीज होती है। यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स के होते हैं, वो संभाले जाते हैं। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग। यहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग पर कंप्लीट बैन होता है, यानी आप कोई भी डोमेस्टिक एनिमल को लेके वहां पर चराने जा सकते नहीं है। इट इज नॉट एंड centered around one species and it is a sanctuary. It is not centered around one species as it is in a sanctuary. सेंचुरी में कैसे एक ही स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता था, नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क एक बड़ी चीज है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने रूल नहीं चला सकती, स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेरावल, मरीन नेशनल पार्क, गिर, डांचीगाम एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। देखिए हमारे यहाँ के फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, डांचीगाम नेशनल पार्क, ये सारे कहीं ना कहीं इंडिया के फेमस नेशनल पार्क के अंदर आता है। थर्ड आता है बायो रिजर्व जोन। इट इज अ फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। ठीक है, बायो रिजर्व जोन जो होते हैं वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल नॉर्म से बनते हैं, यानी कि इंटरनेशनली बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल जो यूएन बाकी सारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिजिकल डाइवर्सिटी को बचाया जाता है। डाइवर्सिटी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वहां के गांव, वहां के रहने वाले लोग, उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशंस, उनकी नेचुरल हैबिट, सब चीज को बचाया जाता है। तो वो होता है पर्टिकुलरली बायो रिजर्व जोन्स। Beside the vegetation, insect and land of that area, the lifestyle of the people going there is also protected. ठीक है, वहां की वेजिटेशन, वहां की खेतीबाड़ी, वहां के इंसेक्ट, वहां की वाइल्ड लाइफ के अलावा वहां जैसे लोग रहते हैं, उनके स्टाइल, उनका कल्चर, उनका हैबिट, ये सारी चीजों के भी प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व्स। ठीक है, बायो रिजर्व्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल रिसर्च की जाती है कि किसको बायो रिजर्व जोन्स की जरूरत है। बायो रिजर्व जोन में बहुत सारे लोग आते हैं, देश भर से लोग आते हैं जो वहां पर रिसर्च करते हैं। ये सारी स्पेशल जो अरेंजमेंट्स होती है वो की जाती है। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। इन बायो रिजर्व्स के अंदर जो लोग वहां पर रहते हैं, यानी कि वहां पर जो पर्टिकुलर गांव है, जिन लोगों को वहां पर बायो रिजर्व जोन में इंक्लूड है वो तो वहीं पर रहेंगे, उसके अलावा कोई भी इंसान बाहर का वहां पर आ सकता नहीं है, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड होता है।
द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो बायो रिजर्व के एरिया होते हैं वो छोटे नहीं होते, तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया होते हैं। नीलगिरी, गुल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पंचमदी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी द इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स ऑफ द नेशन। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स जैसे कि नीलगिरी हो गया, गुल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, सुंदरवन हो गया, पंचमदी हो गई, उसके अलावा भी अनेक है जो हमारे इंडिया के इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व जोन्स के अंदर आते हैं। द रण ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात वाज डिक्लेयर्ड एज द बायोरिजर्व जोन इन 2008 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन। हमारे गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ है उसको 2008 के अंदर बायोरिजर्व जोन के अंदर इंक्लूड किया गया था। क्यों? वहां का स्पेशल कंडीशंस को संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रण ऑफ कच्छ को 2008 के अंदर इंक्लूड किया गया था बायोरिजर्व जोन्स के अंदर। तो ये बेसिकली था सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स के बारे में। सेंचुरी जो होता है वो एक छोटे लेवल पर होता है, एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी अलाउ होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, गवर्नमेंट इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद बनाती है। नेशनल पार्क जो होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा इकोसिस्टम इंक्लूड होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर इसको बनाते हैं। मोर देन वन स्पीसीज, यानी कि आपको ज्यादा स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं बायो रिजर्व जोन्स की, तो बायो रिजर्व जोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं तो वो जंगल में ही रहते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां जैसे लोग रहते हैं वहां का कल्चर ट्रेडिशन वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े एरियाज होते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, बायो रिजर्व जोन्स इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड किए जाते हैं। अब हम कुछ डेटा की बात करते हैं, तो बायो प्रोटेक्शन जोन, नेशनल पार्क और सेंचुरी इंडिया के अंदर कितने हैं? तो इंडिया के अंदर टोटल 18 बायो रिजर्व जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, 18 बायो रिजर्व जोन्स है। नेशनल पार्क इंडिया के अंदर टोटल 103 नेशनल पार्क्स है, और सेंचुरी तो इंडिया के अंदर टोटल 531 सेंचुरीज है। उसमें से गुजरात में कितनी है? तो गुजरात में एक बायो प्रोटेक्ट जोन है जो हमने देखा, रण ऑफ कच्छ। उसके बाद 4 नेशनल पार्क है और 23 सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी। वापस देख लेते हैं, इंडिया के अंदर 18 बायो प्रोटेक्टेड जोन है, 103 नेशनल पार्क है, 531 सेंचुरी है। गुजरात के अंदर एक बायो प्रोटेक्ट जोन है, 4 नेशनल पार्क है और टोटल 23 सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चैप्टर का एंड होता है, चैप्टर को कंक्लूजन यही होता है कि इंसान का जो डेवलपमेंट है वो तो अनंत हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बट इस डेवलपमेंट के साथ साथ हमें वो नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए जिस नेचर की वजह से हम है, फिर वो फॉरेस्ट हो जाए, वाइल्ड लाइफ हो जाए, रिसोर्सेज हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, हर एक चीज आ गई। इसका ध्यान रखना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बिकॉज हम इंसान है ना, हमें इस चीज की ध्यान रखना चाहिए। अलॉन्ग विद मेनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ वो वाइल्ड लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि वो लोग अगर उनमें से एक भी एनिमल वर्जन एक्सटिंक्ट होता है या एक्सटिंक्ट हो जाता है या कम हो जाता है, डिक्रीजिंग नंबर देखने को मिलती है, तो उनकी पूरी फूड चेन जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब करते हैं, और इसकी वजह से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का क्लैश देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो चैप्टर था ये बेसिकली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में था कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कितना हमारे पास इंडिया का डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व जोन्स, इसके अलावा अलग अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हो गए, कंजर्वेशन हो गए, मेजर्स हो गए, फॉरेस्ट के बारे में हो गया। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखी है। फर्स्ट पार्ट फॉरेस्ट के ऊपर था, सेकंड पार्ट पूरा वाइल्ड लाइफ के ऊपर था। आप कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।